कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी बिल्कुल अनजान इंसान को लाखों रुपए सौंप रहा है, बिना किसी गारंटी के। हाँ। और बदले में उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है। कोई डिजिटल बैंकिंग ऐप नहीं है, कोई ब्लॉकचेन तकनीक नहीं है, और अगर कोई धोखा दे दे तो तुरंत मदद के लिए पुलिस की कोई व्यवस्था भी नहीं है। सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म का सीन लगता है। बिल्कुल। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। सैकड़ों साल पहले भारतीय व्यापारियों ने बिल्कुल इसी तरह के आपसी भरोसे पर एक बहुत ही विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। ओह वाओ! और आज हम अपनी इस विस्तृत चर्चा में व्यापार के उसी डीएनए को डिकोड करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि अर्थशास्त्र का ये पूरा ढांचा, ये मशीनरी असल में काम कैसे करती है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? क्या? भले ही आज हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, लेकिन व्यापार की वो बुनियादी नींव, वो डीएनए आज भी बिल्कुल नहीं बदला है। जब हम उस नींव को गहराई से समझते हैं ना, तो हमारे आसपास की दुनिया अचानक बहुत स्पष्ट दिखने लगती है। सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का लक्ष्य भी यही है। आज के हमारे स्रोत कक्षा 11 के बिजनेस स्टडीज के नोट्स हैं, और हम इनका इतने बेहतरीन तरीके से विश्लेषण करेंगे कि अगर कोई भी छात्र इसे सुनकर परीक्षा कक्ष में बैठे तो 100 में से 99 अंक तो आसानी से प्राप्त कर ही ले। बिल्कुल। और सिर्फ रटना नहीं है, मतलब हमें इस पूरी मशीनरी के काम करने के तरीके को समझना है। एब्सोल्युटली। तो चलिए शुरुआत बिल्कुल बुनियादी स्तर से करते हैं। अर्थशास्त्र हमेशा इस एक सवाल से शुरू होता है कि इंसान सुबह उठकर काम क्यों करता है। मतलब इंसान जो भी करता है उसे मोटे तौर पर आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में बांटा जाता है। मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ, एकदम सही। और इस विभाजन के पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कामों की कोई लिस्ट बनाने के बारे में नहीं है। सवाल ये है कि कोई भी काम क्यों किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। राइट। अर्थशास्त्र हमेशा मूल्य के आदान प्रदान को, या कह लें वैल्यू एक्सचेंज को मापता है। जो गतिविधियां पैसा या अपनी आजीविका कमाने के लक्ष्य से की जाती हैं, वो आर्थिक हो गई। बिल्कुल, वे आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे कारखाने में काम करने वाला मजदूर या स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक। और जो काम प्रेम, सहानुभूति या किसी सामाजिक कर्तव्य की भावना से किए जाते हैं, वे गैर आर्थिक हैं। अच्छा, इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही काबिल सॉफ्टवेयर डेवलपर है। ठीक है। वो सोमवार से शुक्रवार तक एक बहुत बड़ी टेक कंपनी के लिए एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कोड करता है, जिसके लिए उसे बहुत भारी भरकम सैलरी मिलती है। ये तो पूरी तरह से एक आर्थिक गतिविधि हो गई। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन वही डेवलपर रविवार को आराम से बैठकर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कोड लिखता है, जिसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है। वो ये काम सिर्फ कोडिंग कम्युनिटी की मदद करने के लिए कर रहा है। वाओ, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ना? यहाँ कोडिंग का काम वही है, मतलब कीबोर्ड पर उंगलियां वैसी ही चल रही हैं, लेकिन प्रेरणा बदलते ही वो गैर आर्थिक गतिविधि बन जाती है। एकदम सटीक। काम वही है, लेकिन उद्देश्य ने सब कुछ बदल दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इसी अंतर पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है। वो कैसे? देखिए, जब वो डेवलपर कंपनी के लिए कोड करता है, तो वो देश की जीडीपी में, यानी सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान दे रहा होता है। उस पर टैक्स लगता है। राइट। लेकिन जब वो ओपन सोर्स कोड लिखता है, तो भले ही वो समाज के लिए कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, अर्थशास्त्रों से नहीं गिनता। बिल्कुल। अर्थशास्त्र केवल उसी चीज को देख सकता है जिस पर कोई प्राइस टैग लगा हो। क्या बात है। अब जब हम उन गतिविधियों की बात करते हैं जिन पर प्राइस टैग लगा है, मतलब जो आर्थिक गतिविधियां हैं, तो करियर बनाने के मुख्य रूप से 3 अलग-अलग रास्ते सामने आते हैं। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। हाँ, व्यापार, पेशा और रोजगार। इन तीनों के बीच का अंतर अक्सर लोगों को बहुत उलझा देता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने एक बार अपनी कोई पुरानी कार OLX पर बेच दी और उससे अच्छा मुनाफा कमा लिया, तो वो अचानक से बिजनेसमैन तो नहीं बन जाता। बिल्कुल नहीं। व्यापार या बिजनेस का मतलब केवल एक बार का लेन देन नहीं है। स्रोत भी यही कहते हैं कि इसका मूल सिद्धांत है नियमितता, रेगुलरिटी। हाँ, समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का लगातार नियमित रूप से उत्पादन या विनिमय करना ही व्यापार है। और इसमें हमेशा एक अनिश्चितता या कह लें जोखिम शामिल होता है। और जोखिम की वो अनिश्चितता ही व्यापार को बाकी दोनों रास्तों से एकदम अलग करती है। एक व्यापारी कभी ये पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि वो इस महीने कितना कमाएगा। राइट। हो सकता है नुकसान ही हो जाए। बिल्कुल। इसके विपरीत प्रोफेशन या जो पेशा है, वो एक अलग ही ढांचे पर काम करता है। जैसे डॉक्टर या वकील। हाँ,
एक डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील को ही ले लीजिए, वे किसी दुकान की तरह कुछ बेच नहीं रहे हैं। वे अपने वर्षों के कठोर अध्ययन से प्राप्त एक विशेष ज्ञान को लागू कर रहे हैं। और उनके कुछ नियम भी होते हैं ना? हाँ, पेशे में हमेशा एक कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता होती है। उन्हें अपने पेशेवर संस्था के नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। उनका प्राथमिक उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने मुवक्किल या मरीज की सेवा करना होता है। और तीसरा रास्ता है एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार, जो सबसे आम है। हाँ, ये शायद सबसे सीधा और स्पष्ट मॉडल है। आप किसी और के व्यवसाय या उसके विजन के लिए अपना समय और कौशल देते हैं और बदले में आपको एक तयशुदा वेतन मिलता है। यहाँ जोखिम सबसे कम है, क्योंकि अगर कंपनी को इस महीने नुकसान भी होता है, तब भी कर्मचारी को तो अपना वेतन मिलने की पूरी उम्मीद होती है। लेकिन यहाँ स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी भी बहुत कम होती है। सही बात है। कर्मचारी को अपने एम्प्लॉयर के नियमों के अनुसार ही काम करना पड़ता है। तो इस तरह से देखें तो ये तीनों रास्ते जोखिम और स्वतंत्रता के अलग-अलग स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल। व्यापार में जोखिम सबसे ज्यादा है, तो स्वतंत्रता भी सबसे ज्यादा है। रोजगार में सुरक्षा है, लेकिन स्वतंत्रता कम है। और पेशा इन दोनों के बीच का एक बेहद अनुशासित रास्ता है। ये तो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया। अब ये तो होगी हमारे आज के आधुनिक ढांचे की बात, लेकिन जो विचार मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करता है वो ये है कि जब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां या आधुनिक शेयर बाजार नहीं थे, तब ये सब कैसे होता था? तब भी व्यापार तो होता ही था। बिल्कुल। अगर हम पीछे मुड़कर अपने प्राचीन भारत के वाणिज्यिक इतिहास को देखें तो पेशावर से लेकर पाटलिपुत्र तक और मदुरई से लेकर सूरत तक विशाल व्यापारिक मार्ग फैले हुए थे। और जैसा कि हमने एकदम शुरुआत में चर्चा की थी, इन मार्गों को सुरक्षित रखने का काम कोई बड़ी सेना या कोई केंद्रीय बैंक नहीं, बल्कि हुंडी नाम का एक वित्तीय साधन करता था। हुंडी, ये तंत्र वित्तीय इतिहास के सबसे आकर्षक नवाचारों यानी इनोवेशंस में से एक है। हाँ, इसे बस एक कागज का टुकड़ा समझना इसके असली महत्व को कम करना होगा। आप कल्पना कीजिए, एक व्यापारी को व्यापार के लिए सूरत से पाटलिपुत्र जाना है, जो कि काफी लंबा सफर है। बहुत लंबा। रास्ते में घने जंगल हैं, लुटेरों का हमेशा खतरा है। ऐसे में ऊंटों या घोड़ों पर सोने और चांदी के भारी सिक्के लाद कर ले जाना, वो तो सीधे सीधे आत्महत्या करने जैसा था। बिल्कुल। लुटेरे छोड़ते थोड़ी ना। इसलिए वो व्यापारी सूरत में किसी बहुत प्रतिष्ठित साहूकार के पास जाता था, उसे अपना नकद पैसा देता और बदले में वो साहूकार एक हुंडी लिख कर देता था। तो ये हुंडी मूल रूप से एक बिना शर्त आदेश या वादा होता था कि इस हुंडी को दिखाने वाले व्यक्ति को एक तय रकम दे दी जाए। हाँ, बिल्कुल। ये तो एकदम आज के प्रॉमिसरी नोट या पोस्ट डेटेड चेक की तरह हो गया। एकदम वैसा ही। लेकिन आज तो हमारे पास अदालतों का, पुलिस का एक पूरा कानूनी ढांचा है। अगर कोई प्रॉमिसरी नोट बाउंस होता है या चेक बाउंस होता है तो हम सीधे केस कर सकते हैं। सही बात है। उस समय ये पूरी की पूरी प्रणाली सिर्फ एक चीज पर काम करती थी, साख, यानी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा या ट्रस्ट। अमेजिंग। मतलब सिर्फ भरोसे पे? हाँ, साख ही उस समय का सबसे बड़ा बैंक बैलेंस था। हुंडी को नेगोशिएट किया जा सकता था। मतलब ट्रांसफर कर सकते थे? जी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इसे ट्रांसफर किया जा सकता था। और अगर किसी व्यापारी ने हुंडी का भुगतान करने से मना कर दिया या कोई हुंडी डिसऑनर हो गई, बाउंस हो गई आसान भाषा में। हाँ, तो उस व्यापारी की साख बाजार में हमेशा के लिए खत्म हो जाती थी। और उस दौर में अपनी साख खोने का मतलब था कि कोई भी दूसरा व्यापारी भविष्य में आपके साथ कभी काम नहीं करेगा। एक तरह का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार। बिल्कुल। इसी सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का डर था जो इस पूरी प्रणाली को बिना किसी कानूनी ढांचे के एकदम सुचारू रूप से चलाता था। वाह! तो प्राचीन भारत ने विश्वास की जो समस्या थी उसे हुंडी से सुलझा लिया। लेकिन अगर खरीदने या बेचने के लिए कोई भौतिक वस्तु ही ना हो तो ये सारा पैसा, ये सारा विश्वास एकदम बेकार है। सही बात है, वस्तु तो चाहिए। और यहीं से हमारी अर्थव्यवस्था का जो असली इंजन है वो चालू होता है, वस्तुओं का निर्माण। कोई भी चीज जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो कच्चे माल से लेकर हमारे हाथों तक आखिर पहुंचती कैसे है? ये बहुत ही अहम सवाल है। इसे समझने के लिए हमारे स्रोतों में उद्योगों को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हाँ, इसे एक उदाहरण के जरिए समझना सबसे आसान होगा। मान लीजिए आप एक नई इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं। ठीक है।
उस कार का अस्तित्व सीधे तौर पर प्राथमिक उद्योग या प्राइमरी इंडस्ट्री से शुरू होता है। प्राथमिक उद्योग का काम बस प्रकृति से चीजें निकालना या पैदा करना। इसके दो हिस्से होते हैं ना? हाँ, इसमें दो उपश्रेणियां हैं, एक्सट्रैक्टिव यानी निष्कर्षण और जेनेटिक यानी आनुवंशिक। जेनेटिक उद्योग जैसे पौधों के नर्सरी या पशुपालन से जुड़ा है, जहां जीवित जीवों का प्रजनन कराया जाता है। लेकिन हमारे इलेक्ट्रिक कार के मामले में ये एक्सट्रैक्टिव उद्योग है जो मायने रखता है। जैसे खदानों से धातु निकालना। बिल्कुल, खदानों से लौह अयस्क, लिथियम और कॉपर निकालना, ये सब प्राथमिक उद्योग का काम है। अच्छा, तो प्राथमिक उद्योग ने हमें कच्चा माल दे दिया, लेकिन सिर्फ कच्चा लिथियम या कच्चा लोहा तो कार नहीं है। वो तो सिर्फ पत्थर या धातु है। राइट। अब ये माल द्वितीयक उद्योग या सेकेंडरी इंडस्ट्री के पास जाता है। द्वितीयक उद्योग इस कच्चे माल का रूप बदलकर उसे हमारे उपयोग के लायक बनाता है। और ये जो विनिर्माण है, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ये कोई एक समान प्रक्रिया नहीं है। ये 4 अलग-अलग और बहुत ही विशिष्ट तरीकों से काम करती है। एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। हाँ, जो भी छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं या व्यापार की बारीकियों को समझना चाहते हैं, उनके लिए इन चारों का अंतर समझना बहुत अहम है। बिल्कुल। इन चारों में जो बुनियादी फर्क है ना, वो कच्चे माल के प्रवाह से जुड़ा है। सबसे पहले एनालिटिकल उद्योग को देखते हैं। ठीक है। यहाँ एक ही कच्चा माल होता है जिसे अलग-अलग उत्पादों में तोड़ दिया जाता है। एक तेल रिफाइनरी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, क्रूड ऑयल वाला। हाँ, कच्चा तेल एक ही है, लेकिन जब इसे परिष्कृत किया जाता है यानी रिफाइन किया जाता है, तो उसमें से पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और यहाँ तक कि डामर भी अलग-अलग हो जाता है। समझ गया, एक से अनेक। राइट। और एनालिटिकल का ठीक उल्टा होता है सिंथेटिकल उद्योग। हाँ। एनालिटिकल में हम एक को कई हिस्सों में तोड़ रहे थे, जबकि सिंथेटिकल में हम कई अलग-अलग रसायनों या सामग्रियों को मिलाकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। इसका कोई उदाहरण? जैसे सीमेंट उद्योग, ये इसका एकदम क्लासिक उदाहरण है, जहां चूना पत्थर, जिप्सम और कोयले की राख को एक खास तापमान पर मिलाकर सीमेंट बनाया जाता है। बिल्कुल सही। इसके बाद तीसरा आता है प्रोसेसिंग उद्योग। ये क्या होता है? यह वो जगह है जहां कच्चे माल को एक अंतिम उत्पाद बनने से पहले कई क्रमिक चरणों या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अच्छा। जैसे गन्ने से चीनी बनाना। पहले गन्ने का रस निकाला जाता है, फिर उसे उबाला जाता है, साफ किया जाता है और फिर क्रिस्टल बनाए जाते हैं। या जैसे लकड़ी की लुगदी से कागज बनाना। एकदम सही। ये सभी एक के बाद एक होने वाली प्रक्रियाएं हैं। और चौथा है असेंबलिंग उद्योग। हमारी जो इलेक्ट्रिक कार थी, वो अंततः इसी उद्योग में बनती है। हाँ, फाइनली कार बन रही है। यहाँ बैटरी किसी एक कारखाने से आती है, टायर कहीं और बनते हैं, माइक्रोचिप्स दुनिया के किसी दूसरे कोने से मंगाए जाते हैं। असेंबलिंग उद्योग इन सभी अलग-अलग हिस्सों को एक जगह लाता है और उन्हें जोड़कर एक अंतिम उत्पाद यानी वो कार तैयार करता है। अगर हम व्यावसायिक नजरिए से देखें ना, तो इन चारों प्रकार के उद्योगों का जो जोखिम है, जो रिस्क है, वो बहुत अलग होता है। वो कैसे? देखिए, एक एनालिटिकल उद्योग जैसे कि रिफाइनरी, उसको सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब उसके उस इकलौते कच्चे माल यानी क्रूड ऑयल की कीमत अचानक बहुत बढ़ जाए। हाँ, क्योंकि सब कुछ उसी पर टिका है। लेकिन एक असेंबलिंग उद्योग जैसे कोई कार निर्माता, उसका सिरदर्द ये होता है कि अगर उसके 100 सप्लायर्स में से केवल एक सप्लायर ने भी समय पर माइक्रोचिप नहीं दी, तो पूरी फैक्ट्री का काम ही रुक जाएगा। बिल्कुल। इसे ही हम आज सप्लाई चेन रिस्क कहते हैं। क्या बात है। अच्छा, विनिर्माण के अलावा द्वितीयक उद्योग में एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कंस्ट्रक्शन या निर्माण उद्योग। हाँ, इमारतें, बांध, पुल और सड़कें बनाना इसी में आता है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। प्राथमिक उद्योग ने खदान से धातु निकाल ली, द्वितीयक उद्योग ने उससे कार भी बना दी, लेकिन वो कार ग्राहक तक कैसे पहुंचेगी? इसका उत्तर हमें तृतीयक उद्योग या टर्शियरी इंडस्ट्री की ओर ले जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। तृतीयक उद्योग स्वयं कोई भौतिक वस्तु पैदा नहीं करता। अच्छा। इसे आप अर्थव्यवस्था का नर्वस सिस्टम या नसों का जाल कह सकते हैं। ये सिर्फ सेवाएं प्रदान करता है। जैसे ट्रांसपोर्ट। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग और कम्युनिकेशन, ये सभी तृतीयक उद्योग हैं। ये प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों के बीच की हर बाधा को दूर करता है और ये सुनिश्चित करता है कि माल का प्रवाह बिना रोके चलता रहे। अगर इसके बिना सोचें तो कारखाने में बनी कार कभी शोरूम तक पहुंचेगी ही नहीं।
क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है। बिल्कुल। उस कार को बनाने के लिए कारखाने को कभी लोन नहीं मिलेगा क्योंकि बैंकिंग नहीं है। और ग्राहक को उस नई कार के बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा क्योंकि विज्ञापन नहीं है। एकदम सही। लेकिन इतना शानदार और व्यवस्थित ढांचा होने के बावजूद ये पूरी प्रणाली कभी भी 100% सुरक्षित नहीं होती है। वो तो है। व्यापार की दुनिया का एकदम अटल नियम है, नो रिस्क नो गेन। बिना जोखिम के लाभ कमाना असंभव है। मुनाफा असल में इसी अनिश्चितता का, इसी रिस्क का सामना करने का इनाम होता है। और एक छात्र के लिए इस जोखिम की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। व्यापारिक जोखिम केवल ये नहीं है कि आपको नुकसान हो जाएगा, ये अपर्याप्त लाभ, मतलब जितना सोचा था उससे कम प्रॉफिट होने की संभावना भी है। और ये जोखिम हवा से पैदा नहीं होते। इनके 3 प्रमुख स्रोत होते हैं: प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण और आर्थिक कारण। देखिए, प्राकृतिक कारण तो सबसे स्पष्ट हैं। तूफान, भूकंप, भारी बारिश या अचानक आई बाढ़, जिन पर इंसान का कोई वश नहीं चलता। बिल्कुल। अगर किसी कारखाने के इलाके में भूकंप आ जाए तो कोई भी सीईओ या मैनेजर उसे रोक थोड़ी सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा खतरनाक और रोजमर्रा की जो चुनौती है वो मानवीय कारण है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? यह एक बहुत ही व्यावहारिक विश्लेषण है। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं विनाशकारी जरूर होती हैं, लेकिन वे दुर्लभ हैं। रोज रोज भूकंप नहीं आते। हाँ, वही। लेकिन व्यापार को हर दिन जिस चीज का सामना करना पड़ता है वो इंसान की अप्रत्याशित प्रकृति है। जैसे एक कर्मचारी की लापरवाही से किसी महंगी मशीन का टूट जाना, अकाउंटेंट द्वारा किया गया गबन या फ्रॉड, मजदूरों की अचानक हुई हड़ताल, या फिर किसी बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा का चोरी हो जाना। ये मानवीय त्रुटियां और बेईमानियां किसी भी व्यवसाय को अंदर से खोखला कर सकती हैं। और फिर आते हैं आर्थिक कारण। मुझे लगता है ये शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाले होते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से बाजार पर निर्भर करते हैं। हाँ, मार्केट डायनामिक्स। मान लीजिए आपकी कंपनी डीवीडी प्लेयर बनाती है और अचानक बाजार में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की तकनीक आ जाती है। फिर तो डीवीडी कोई नहीं खरीदेगा। बिल्कुल। ये एक आर्थिक जोखिम है जिसने रातों रात आपकी पूरी तकनीक को अप्रासंगिक यानी आउटडेटेड कर दिया। या मान लीजिए अचानक सरकार कच्चे माल के आयात पर टैक्स बढ़ा दे। आर्थिक जोखिम एक झटके में पूरी इंडस्ट्री के अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र का एक और बुनियादी नियम यह है कि जोखिम को कभी भी पूरी तरह से खत्म या एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। जीरो रिस्क तो कुछ नहीं होता। हाँ, इसे केवल कम या मिनिमाइज किया जा सकता है। और यहीं पर जो व्यापार के सहायक हैं, जिन्हें हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं, वे नायक बनकर सामने आते हैं। व्यापार के रास्ते में आने वाली हर बड़ी बाधा के लिए एक सहायक मौजूद है। तो चलिए इन बाधाओं और उनके समाधानों को भी डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहली बाधा है व्यक्तियों की। निर्माता अलग हैं और उपभोक्ता अलग हैं। वे एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। इस बाधा को व्यापार या ट्रेड, जो थोक और खुदरा विक्रेता होते हैं, वे खुद दूर करते हैं। सही बात है। और फिर आती है स्थान की बाधा। सेब हिमाचल में उगते हैं, लेकिन उन्हें बेचना चेन्नई में है। तो इस भौगोलिक दूरी की समस्या को कौन सुलझाता है? परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल। समय की बाधा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो कैसे? देखिए, गर्म कपड़े बनते तो गर्मियों में है, लेकिन उनकी असल मांग तो सर्दियों में होती है ना। हाँ, ये तो है। तो इस समय के अंतराल में उन कपड़ों को सुरक्षित रखने का काम भंडारण या वेयरहाउसिंग करता है। अरे वाह। और जो हमने प्राकृतिक या मानवीय जोखिमों की बात की थी, जैसे माल के जलने या चोरी होने का डर, इस बाधा का समाधान है बीमा यानी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कैसे काम करता है इसमें? बीमा कंपनियां बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा प्रीमियम लेकर एक बड़ा फंड बनाती हैं, और जब किसी एक व्यापारी को नुकसान होता है तो उस फंड से उसकी भरपाई करती हैं। ये असल में जोखिम को साझा करने का, बांटने का एक तरीका है। समझ गया। और पैसे की कमी की बाधा को बैंकिंग और वित्त हल कर देता है। साथ ही उत्पाद के बारे में जो जागरूकता की कमी है, उस बाधा को विज्ञापन या एडवर्टाइजिंग दूर करता है। तो देखा जाए तो ये पूरा ढांचा एक दूसरे पर टिका हुआ है। बिल्कुल। अगर एक भी कड़ी कमजोर पड़ी तो पूरी आपूर्ति श्रृंखला, पूरी सप्लाई चेन चरमरा सकती है। एकदम सही। आप देखिए, हमने इस पूरी प्रणाली के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं का काफी गहराई से विश्लेषण कर लिया है। बहुत गहराई से। आर्थिक गतिविधियों से लेकर उद्योगों के वर्गीकरण और जोखिम प्रबंधन तक, ये वे सभी अवधारणाएं हैं जो किसी भी छात्र को परीक्षा में पूर्ण अंक, मतलब 99 या 100 दिलाने के लिए काफी हैं। तो क्यों ना इन अवधारणाओं का एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट या एक स्ट्रेस टेस्ट किया जाए। नेकी और पूछ-पूछ। चलिए करते हैं। देखते हैं कि ये नियम असल जिंदगी की स्थितियों पर कैसे लागू होते हैं।
मैं आपके सामने कुछ परिस्थितियां रखूंगा और आपको बताना है कि बिजनेस के सिद्धांतों के अनुसार वे क्या हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप परिस्थितियां बताइए। ठीक है, तो पहली स्थिति, मान लीजिए एक शहर में भयंकर बाढ़ आ जाती है। एक बेकरी का मालिक रात दिन काम करके ब्रेड बनाता है और उसे बाढ़ पीड़ितों को मुफ्त में बांटता है। बहुत नेक काम है। और ठीक 1 महीने बाद जब सब कुछ सामान्य हो जाता है, वही बेकरी मालिक अपनी दुकान पर वही ब्रेड 50 रुपए में बेचता है। इन दोनों स्थितियों का वर्गीकरण आप कैसे करेंगी? बहुत आसान है। पहली स्थिति में हालांकि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से व्यावसायिक है, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ सहानुभूति और सामाजिक सेवा है। तो वो क्या हुई? इसलिए वो स्पष्ट रूप से गैर आर्थिक गतिविधि है। लेकिन 1 महीने बाद जब वो मुनाफा कमाने के उद्देश्य से वही ब्रेड अपनी दुकान पर बेच रहा है, तो वो एक आर्थिक गतिविधि यानी व्यापार बन जाती है। परफेक्ट। ये इस बात को साबित करता है कि उत्पाद नहीं बल्कि उस काम के पीछे का उद्देश्य ही गतिविधि का प्रकार तय करता है। शानदार। अब दूसरी स्थिति पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ। एक कंपनी कच्चे तेल से वैसलीन और ल्यूब्रिकेंट्स बनाती है और दूसरी कंपनी स्टील, रबर और कांच को जोड़कर एक साइकिल बनाती है। ये दोनों किस प्रकार के विनिर्माण उद्योग हैं? पहली कंपनी एक ही कच्चे तेल को परिष्कृत करके अलग अलग उत्पाद निकाल रही है, मतलब एक से अनेक। तो इसलिए यह स्पष्ट रूप से एनालिटिकल विनिर्माण है। और दूसरी कंपनी अलग अलग हिस्सों को जैसे रबर, स्टील, उन्हें एक जगह लाकर एक नया उत्पाद खड़ी कर रही है। इसलिए ये असेंबलिंग विनिर्माण का हिस्सा है। एकदम सही। अब आखिरी परिदृश्य, एक कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है, उसका एक बहुत बड़ा मुख्य सर्वर रूम है। एक दिन वहां अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है और करोड़ों का नुकसान हो जाता है। बाप रे। कंपनी का दावा है कि ये एक प्राकृतिक आपदा है। क्या ये दावा सही है? नहीं, तकनीकी रूप से देखें तो ये बिल्कुल भी प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्यों नहीं? आग तो प्राकृतिक है। आग प्राकृतिक है, लेकिन शॉर्ट सर्किट आमतौर पर तारों की खराबी या मानवीय लापरवाही का नतीजा होता है। भूकंप या बिजली गिरना प्राकृतिक कारण है, लेकिन मशीनरी या वायरिंग में खराबी मानवीय कारण की श्रेणी में आते हैं। बहुत खूब। और इस तरह के जोखिम को कम करने के लिए उन्हें जिस सहायक की आवश्यकता थी वो प्राकृतिक आपदा फंड नहीं बल्कि फायर इंश्योरेंस था। नहीं। और परीक्षा कक्ष में 99 या 100 अंक लाना इसी बात पर निर्भर करता है कि आप इन अवधारणाओं को कितने स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। हमने आज सच में एक बहुत विस्तृत यात्रा तय की है। बिल्कुल। हमने समझा कि इंसान आर्थिक रूप से क्यों प्रेरित होता है। हमने देखा कि प्राचीन भारत में कैसे हुंडी ने बिना किसी तकनीक के लाखों के व्यापार को संभव बनाया। और हमने ये भी डिकोड किया कि कैसे प्राथमिक खदानों से लेकर तृतीयक सेवा क्षेत्र तक उद्योगों का एक बहुत ही जटिल लेकिन सुंदर जाल बिछा हुआ है। और हमने ये भी स्वीकार किया कि इस पूरी यात्रा में जोखिम यानी रिस्क एक अवांछित लेकिन अपरिहार्य साथी है, जिसे बीमा और परिवहन जैसी सेवाएं ही प्रबंधित करती हैं। आज की इस पूरी चर्चा ने बुनियादी अर्थशास्त्र और व्यापार के पीछे छिपे पूरे तंत्र को खोल कर रख दिया है। लेकिन इसे समाप्त करने से पहले मैं एक विचार श्रोताओं के सामने रखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। हर स्रोत में, हर किताब में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि नो रिस्क नो गेन, बिना जोखिम कोई लाभ नहीं। साथ ही यह भी माना जाता है कि नवाचार या इनोवेशन व्यवसाय के जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत ही बारीक संतुलन है। पुरानी प्रक्रियाओं से चिपके रहना आरामदेह जरूर हो सकता है, लेकिन ये बाजार में पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण भी बनता है। बस यही वो सवाल है जिसके साथ मैं श्रोताओं को छोड़ना चाहता हूं। हम अक्सर नया करने, कुछ अलग सोचने को बहुत जोखिम भरा मानते हैं, लेकिन आज के इस युग में जहां तकनीक हर दिन बदल रही है, एआई आ रहा है और बाजार लगातार नया आकार ले रहा है, क्या सुरक्षित खेलना, पुराने तरीकों से चिपके रहना और नवाचार न करना ही आज किसी व्यवसाय का सबसे बड़ा जोखिम नहीं बन गया है? क्या बदलाव से बचने की कोशिश करना ही असफलता की सबसे पक्की गारंटी है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस विचार पर स्वयं मंथन करें। जब आप अगली बार कोई सामान खरीदें या किसी व्यवसाय को देखें, तो इस पूरी अदृश्य मशीनरी को देखने की कोशिश करें। ज्ञान का असली फायदा तभी है जब वो हमारे सोचने और दुनिया को देखने के तरीके को बदल दे।